गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आप लोगों के समक्ष यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज में कुछ क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार हर प्रकार की सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें। और यहाँ पर जितने भी मटेरियल हैं उसको आप अपने आवश्यकता अनुसार यूज करें। यहाँ पर प्रत्येक मटेरियल का लिंक पीडीएफ को कहाँ पर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल के मटेरियल को क्या करें, डाउनलोड करें और जो भी मटेरियल है उसको अपने नॉलेज में इम्प्रूव करें। यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ हम क्विज टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने पुटअप करते हैं, तो आप उन प्रश्नों का भी बेहतर ढंग से जवाब दें जिससे आपका नॉलेज इन्हांस हो सके। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन काफी बेसिक है और क्वेश्चन लिखा गया है कि जैव ऑक्सीजन मांग, जिसको हम कहते हैं बीओडी, किसके लिए एक मानक मापदंड है। ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा है कि वन पारिस्थितिकीय तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए। थर्ड ऑप्शन है जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। और फोर्थ ऑप्शन दिया है उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, इसी जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रदूषण के आपापन के लिए हम बीओडी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसका बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में कर चुके हैं। वहां पर हमने जल प्रदूषण को बहुत व्यापक ढंग से समझाया है कि बीओडी, सीओडी, डीओ, इन सब का क्या इंटर रिलेशन होता है और किस टाइप से जो ट्रॉफिक स्केल होते हैं जिसमें यूट्रॉफिफिकेशन होता है, मीजोट्रॉफिक होता है। फिर वहां पर हमने ये भी देखा था कि ओलिगोट्रॉफिक होता है, कल्चरल यूट्रॉफिक होता है। हमने प्रत्येक बिंदु का बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप वहां से उस सीरीज को भी देखें और अपने नॉलेज को और ज्यादा इनहांस करें। यहां पर तो केस हो जाएगा क्या? सी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। जब ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जाता है, जैसे जैसे ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जाता है तो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जो अवेलेबल भारी मिनरल्स होते हैं, हैवी मिनरल्स होते हैं, यह वाटर बॉडी में घुल जाते हैं और जल के साथ ये बाहर आते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। और यह हमको तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्सेनिक है यह भी इसी टाइप का एक खनिज है और जो जल में घुला रहता है, और जब इसका प्रयोग हम लोग आवश्यकता से अधिक करते हैं तो इससे भी तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। आर्सेनिक इसी को कहते हैं सांखिया। क्या कहते हैं? सांखिया। जहां पर बाढ़ ज्यादा रहती है वहां पर इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि सांखिया की समस्या कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है आर्सेनिक का। दिख रहा हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, क्योंकि बाढ़ की समस्या तो पश्चिम बंगाल में है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में तो बाढ़ जैसी समस्याएं तो है नहीं, तो इसलिए आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जो जैव शौचालय हैं, जिसको हम लोग बायो टॉयलेट्स कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट लिख रहा है कि जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है। यहां पर क्लियर रखिएगा कि जो बायो टॉयलेट होता है, बायो टॉयलेट में जिस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं फीकल मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वह कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम यहां पर जो लिख रहा है ना, फंगल इनाकुलम, यह बैक्टीरिया नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो होता है उसका नाम अगर हम देखें, डिफाइन करें, यहाँ पर होता है अवायवीय। क्या? अवायवीय जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? अवायवीय जीवाणु होते हैं, जो किसको अपघटित करते हैं? तो फीकल मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं। किसमें? मीथेन में और H2O में। किसमें डिस्ट्रॉय करते हैं? मीथेन और H2O में। मीथेन यानी गैस और H2 यानी जल। यह अवायवीय जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, यही ठोस अपशिष्ट को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन गैस और जल में। किसमें? जल में।
यह स्टेटमेंट तो आपका हो गया इनकरेक्ट, गलत। सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा गया है, इस अपघटन के अंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं। यहां पर वाष्प नहीं निकलता है, वाटर निकलता है, और यहां पर अमोनिया नहीं निकलता, ये ऐसे रॉन्ग हो गया। ऐसी कंडीशन में अगर देखें आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। और करंट स्टेटस तो इंडियन रेलवे की ये है कि जितने भी हमारे इंडियन रेलवे हैं सब में बायो टॉयलेट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ऐसी कोई रेलवे नहीं है जिसमें बायो टॉयलेट ना इंस्टॉल हो। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल के रूप में प्रदूषक पाए जाते हैं। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है इसमें पॉल्यूटेंट के रूप में कौन सा मटेरियल पाया जाता है। ऑप्शन यहां पर है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक नो डाउट, यह एक टाइप का पॉल्यूटेंट है ड्रिंकिंग वाटर का। सेकंड यहां पर है सार्बिटाल, सार्बिटाल ऐसा कोई नहीं है। फिर यहाँ पर फ्लोराइड, हाँ फ्लोराइड भी एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, जैसे आर्सेनिक होता है सेम टाइप से फ्लोराइड भी होता है। अगर यह ड्रिंकिंग वाटर में एक लेवल से अधिक पाया जाता है तो भी हमारे लिए तरह तरह की बीमारी उत्पन्न कर देता है। सेम टाइप से फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड कोई ऐसा पॉल्यूटेंट नहीं है। यहाँ पर ए हो गया, ए हो गया, और साथ में यूरेनियम है। कौन है यूरेनियम? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 5 इज करेक्ट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया गया है, ये भी काफी बेस्ट क्वेश्चन है। नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, यहां पे कह रहा है किस पोल्यूशन से होता है। ऑप्शन दे रहा है पारा के प्रदूषण द्वारा, सेकंड ऑप्शन है सीसा के प्रदूषण द्वारा, और दे रहा है सांखिया के प्रदूषण द्वारा, और यहां पर दे रहा फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। यहां पर करेक्ट रखिएगा, यह है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। फ्लोराइड जो पोल्यूटेंट है इसी के द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा है कि अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। अच्छा, सेकंड लिख रहा है कि ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। अच्छा, फिर अगला लिख रहा है यहाँ पर इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित करता है। तो यही इसका करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या है करेक्ट डिफाइन करता है। जो लिखा गया है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 उसी की यह प्रोविजन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर रखिएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल जिसको कहते हैं प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का या के क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं। क्लियर रखिएगा, यह एक टाइप से येलो बैंड डिसीज भी कहलाता है। क्या कहलाता है? येलो बैंड डिसीज। जो हमारे कोरल हैं लगातार इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं, येलो बैंड डिसीज। और यह जो क्वेश्चन है ये एक टाइप से कंटेम्प्रेरी इशू का है, समसामयिकी का प्रश्न है और काफी बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि जो यह प्रस्फुटन हो रहा है शैवाल में, इसका रीजन क्या है। दे रहा है कि ज्वार नद मुख से पोषकों का प्रसव, यानी लगातार जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं पॉल्यूटेंट के रूप में एक किसमें मिल रहे हैं, सागरी जल में मिल रहे हैं। फिर है मानसून में भूमि से जलवाह होता है, मानसून के दौरान भूमि का कटाव होता है और यहाँ से भी पोषक तत्व आपके सागर में जाकर के मिलते हैं। और लिख रहा है कि समुद्रों में उत्प्रवाह भी होता है। और इन सभी कारणों से कह रहा है कि सागर में क्या प्रस्फुटन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट हम देखें तो यहाँ पर सभी सही है, यह भी रीजन है, यह भी रीजन है और ये भी रीजन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या डी, सब के सब यहाँ पर करेक्ट है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन दे रहा है लंदन में है, सेकंड ऑप्शन है जिनेवा में है, थर्ड ऑप्शन है पेरिस में है और फोर्थ ऑप्शन है लंदन में है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कहां पर है, लंदन में है। तो यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी बेस्ट है। देखिए क्या लिखा गया है, दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। SACEP क्या है, यहां पर ऑप्शन दिया है, मतलब ये जो लिखा है SA फिर यहां पर है CEP का मीनिंग क्या है। ऑप्शन लिख रहा है दक्षिण एशियाई कॉम्पैक्टिबिलिटी पर्यावरण कार्यक्रम। सेकंड पढ़िए क्या लिखा गया, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कॉपरेशन, यानी साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यहां पर जो करेक्ट डिफाइन हो रहा है यही हो रहा है, बी वाला। अच्छा फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, लिख रहा है दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट, पी का यहां पर साइलेंस कर दिया, कोई मतलब नहीं है। फिर यहां पर है दक्षिण एशिया कोरेसिव पर्यावरण कार्यक्रम, तो यहां पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, यह कंप्लीट डिफाइन करता है SACEP को। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर लिखा गया है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। लिखा गया है महासागरों का अम्लीकरण लगातार बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। महासागर में अगर लगातार अम्लीयता बढ़ेगी तो भी चिंता का ही विषय है, और अम्लीयता इसलिए बढ़ रही है कि लगातार जो हमारे सागर महासागर है ये पॉल्यूट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं। पॉल्यूशन का जो रीजन है, जो हमारे ज्वार नदमुख है, जो हमारे औद्योगिक नगर हैं, यहाँ से निकलने वाला जो अपशिष्ट मटेरियल है यह अंतोत्गत्वा किसी सागर महासागर में ही जाकर के मिलता है। ऐसे में जो सागर या महासागर है इसमें अवांछनीय तत्व यानी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व, यह बढ़ रहे हैं, जिससे अवांछनीय वनस्पतियों का विकास होता है, यानी शैवाल यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं सागर में। और जब शैवाल बढ़ेंगे तो शैवाल नेचर में थोड़ा होते हैं अम्लीय, तो सागर का जो जल है यह अम्ल हो रहा है, जबकि सागर का जल कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, साल्टी होना चाहिए। तो जब यहाँ के जल का नेचर बदलेगा तो निश्चित तौर पर जो यहाँ का जीव जगत है वह प्रभावित हो जाए, यह एक चिंता का विषय है। इसी सेंस में लिख रहा है क्यों चिंता का विषय है। ऑप्शन दे रहा है कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, तो बात तो ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। फिर यहाँ पर सेकंड लिख रहा है कि प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, तो क्या यह करेक्ट है इंग्रीडिएंट, ये भी करेक्ट है, ये भी फैक्ट है। फिर यहाँ पर लिख रहा है थर्ड कि कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, ये भी करेक्ट है, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। फोर्थ लिख रहा है मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। भाई सागर के वाटर का नेचर बदल रहा है ना, इससे ऐसा तो है नहीं कि वाष्पीकरण हमारा कम हो जाएगा या वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं। तो ऐसे केस में जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा, और आप अगर ऑप्शन का यहाँ पर चयन करें तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेस्ट है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण के तो बहुत तेरे कारण है, अनगिनत कारण है। हम लोग जो हेडफोन लगा के बैठते हैं वो भी तो ध्वनि प्रदूषण का ही कारण है। और अगर ध्वनि प्रदूषण के इम्पैक्ट में आप पड़ जाएंगे और प्रॉपर अगर आपने ध्वनि प्रदूषण का कह सकते हैं प्रबंधन नहीं किया, तो फिर आपके अंदर तरह तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट सीरीज में। तो आपसे हम एक ही बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार अवश्य इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज को प्रेफर करें, पर बहुत प्रकार के मटेरियल डिस्कस किए गए हैं और कंप्लीट इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमने डिस्कस किया है वहां पर। यहाँ पर है, इसको कहते हैं भारी ट्रक यातायात, फिर निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। तो जो जेट होते हैं यहाँ से जो नॉइस पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होता है ना। अगर यही नॉइस पोल्यूशन एक लंबे टाइम के लिए हो जाए तो फिर इससे तरह तरह की समस्याएं हमारे कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज में आने लगेंगी। तो लेकिन यह एक कह सकते हैं अल्पकाल का पोल्यूशन है, लेकिन सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहाँ से क्रिएट होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण। तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन
सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन यहां पर दिया है 10 डेसिबल, 20, 60 एंड 100। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 डेसिबल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, इसलिए आप हर प्रकार की कंडीशन का जो डेसिबल लेवल है उसको आप याद कर लें कि जहां पर मशीन चलती है वहां का डेसिबल लेवल क्या है, शांत जो आवाज होते हैं वहां का डेसिबल लेवल क्या है, स्कूल जो है उसका डेसिबल लेवल क्या है, जो कानाफूसी करते हैं उसका डेसिबल लेवल क्या है। हर प्रकार के डेसिबल लेवल को आप लोग क्या करें, एक बार अवश्य रीड कर लें। कहां से? हमने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट सीरीज में डिस्कस किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ध्वनि प्रदूषण को नापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डेसिबल का। आई होप एवरीवन विल नो अबाउट दिस, दैट इज डेसिबल। तो आते हैं हम, अच्छा हर्टेज की अगर बात करें तो जो ऑडिबल होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ह्यूमन बीइंग जो सुनता है जिस फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों की होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्टेज तक की। कहाँ होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्टेज तक की हम लोग फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। यदि इससे कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है तो इसको भी नहीं सुन सकते हैं, और यदि इससे अधिक फ्रीक्वेंसी है तो वो भी हम नहीं सुन सकते हैं। एक होती है आश्रव्य, एक होती है श्रव्य, और एक होती है प्राश्रव्य। आश्रव्य यानी जिसका डेसिबल, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो वह आश्रव्य होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 होती है इसको श्रव्य कहते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्टेज से भी अधिक हो जाए उसको कहते हैं आश्रव्य। क्या कहते हैं? नहीं, पराश्रव्य। क्या कहते हैं? पराश्रव्य। तो यू रिमेंबर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंशन किया गया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर यानी वृक्ष, वृक्षारोपण जब आप करते हैं तो वृक्ष के बहुत से लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं वृक्ष के लगाने से। एक तो आपको इमारती लकड़ी मिल जाती है, दूसरा स्वच्छ वायु मिलती है, तीसरा वर्षा का जो चक्र है ये भी अच्छे तरीके से चलता है, फल फूल मिलते हैं, मृदा का कटाव रुकता है, अंतः स्पंदन बढ़ता है। तो अनगिनत लाभ हैं वृक्ष के लगाने। और ऊपर से जो ध्वनि प्रदूषण है इसको भी रेगुलेट करता है, क्योंकि ध्वनि को क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है। तो ध्वनि प्रदूषण को रेगुलेट करता है हमारा वृक्ष, इसलिए वृक्ष को हम लोग कहते हैं ग्रीन मफलर। मफलर यानी जैसे कान में बांधते हैं कि जिससे हमको ठंडक न लगे, उसी टाइप से यह मफलर का काम करता है कि जो ध्वनि का पोल्यूशन है वो मेरे कानों तक ना पहुंचे, उसको रोकता है यह वृक्ष। तो यहां पर यह किसको रोकता है? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकता है, शोर को रोकता है। सो करेक्ट आंसर डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या? अगर आप अनियंत्रित दर से उर्वरक का प्रयोग करते हैं, अनियंत्रित और असंतुलित दोनों कंडीशन, तो यह रिजल्ट जो होता है मृदा हमारी पॉल्यूट हो जाती है, जल भी पॉल्यूट हो जाता है, क्योंकि वह जो आपने फर्टिलाइजर यूज किया या जो पेस्टिसाइड आपने यूज किया उसका यूज तो वनस्पति जितना आवश्यकता थी उतना किया, लेकिन जो आपने एक्सेस अमाउंट में कर दिया था, अत्यधिक मात्रा में कर दिया था, वह तो एज इट इज उसी मृदा में पड़ा रह जाएगा, और मृदा में पड़ा रह जाएगा तो मृदा को पॉल्यूट तो करेगा ही करेगा। और जो वर्षा का जल उसके ऊपर गिरा वो भी पॉल्यूट हो गया, और जो एयर में इसका कह सकते हैं विकरण हो रहा है, मतलब बिखराव हो रहा है, वो भी तो पोल्यूशन हो रहा है ना। इस प्रकार से अनियंत्रित और अत्यधिक मात्रा में जब हम लोग किसी भी रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, इससे हमारी मृदा भी पॉल्यूट होती है, जल भी पॉल्यूट होता है और वायु भी पॉल्यूट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब के सब पॉल्यूट होते हैं, यानी आंसर इज डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैरथियान, फोरेट और नाइट्रोजोफार्म के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन दे रहा है। ये जो पॉइंट यहां पर लिखा गया ना, ये पर्टिकुलर केमिकल है। और कैसे केमिकल हैं? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जब इनका हम लोग एक्सेस अमाउंट में प्रयोग करते हैं तो इससे होता है बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। और जैविक आवर्धन होता है तो इससे जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, जो हमारा फूड चेन है या जो हमारा पोषण स्तर है, यह बैडली इंपैक्ट होता है और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मटेरियल लिखे गए हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये किसके हैं?
क्या यह कृषि में पीड़कनाशी होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, क्या इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्या इसका प्रयोग हम लोग संसाधित खाद्यों के परिरक्षण में करते हैं? क्या इसका हम लोग इस्तेमाल फल पक्का करके करते हैं, मतलब फल को पकाने में? फिर कह रहा है प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कहां पर? कृषि में पीड़कनाशी यानी जो खरपतवार नाशी होते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। हाँ, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर कह रहा है जो कृषि मृदाएं होती हैं पर्यावरण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, तो क्या यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो क्लियर रखिएगा, यह क्या है? करेक्ट है। फिर लिख रहा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ये भी ठीक है। जो प्राणी होते हैं, मवेशी होते हैं, अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। अमोनिया यानी जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन से क्या निकलता है? अमोनिया ही तो निकलता है, कुछ और तो निकलता नहीं है। तो मवेशी यूरेनियम माने यूरिया, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन, इसको मुक्त करते हैं, तो ये भी करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। साथ में यहाँ पर थर्ड लिखा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। कुक्कुट यानी जो मुर्गा पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, यहां से भी नाइट्रोजन निर्मुक्त होता है। हाँ, नाइट्रोजन जब एक्सेस मात्रा में निर्मुक्त होता है तो इससे भी हमारी सॉइल पॉल्यूट होती है, हमारा एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट होता है। लेकिन ज्यादातर पोल्यूशन जो होता है किसका होता है? तो हमारे सॉइल का पोल्यूशन होता है, और हमारे एक टाइप से जो जल है वह भी पोल्यूट हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में अगर नाइट्रोजन युक्त जल का भी प्रयोग करते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जब अत्यधिक मात्रा में जल में नाइट्रोजन मिला होता है तो। और इसी की रोकथाम के लिए एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कोलंबो डिक्लेरेशन, जो श्रीलंका का है, और उस पर भी डिस्कशन हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट सीरीज में बहुत व्यापक ढंग से किया, तो आप उसको देखें। वहां पर कहा गया है कि नाइट्रोजन को हम लोग क्या करेंगे? उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे, उसको 2030 तक उसका आधा कर देंगे। रीजन है कि यह भी एक टाइप का पोल्यूशन ही है। तो यहां पर तीन के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? जब हम फसल चक्र को अपनाते हैं, क्रॉप रोटेशन, तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हैं? फर्स्ट यहां पर लिख रहा है पॉजिटिव इंपैक्ट कि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, नो डाउट। जब आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इससे जो प्रोडक्शन लेवल है ये बढ़ जाता है। सेकंड लिख रहा है कि मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, नो डाउट, ये भी करेक्ट है। फिर लिख रहा है मृदा कटाव कम होता, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आप समय समय पर फसल बदल रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त, सभी सही है। हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन ए और कारण आर कहा गया है, यानी यहाँ पर कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। कथन यहाँ पर लिख रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। यह करेक्ट है। रीजन क्या है? जब मृदा पॉल्यूट होती है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो हमारा पूरा फूड सिस्टम है पूरा पॉल्यूट हो जाता है, पूरा फूड चेन पॉल्यूट हो जाता है, और उस फूड चेन पर जितने भी बेस्ड कह सकते हैं लाइफ स्टॉक हैं, सब के सब किसी ना किसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। इंडस्ट्री जो पोल्यूशन करती है वह तो किसी एक सेगमेंट में करती होगी, लेकिन यदि मृदा पॉल्यूट हो गई तो समझिए पूरा सिस्टम पॉल्यूट हो जाता है। इसलिए यह जो स्टेटमेंट है यह करेक्ट है। थर्ड लिख रहा है, यहाँ पर कारण लिख रहा है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और यही जब नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे फूड चेन में एंट्री करते हैं तो इसी का जब जैविक आवर्धन होता है, उच्च पोषण स्तर पर विद्यमान जो प्राणी होता है वह तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो मेंशन किया गया है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी हुई होती हैं। किससे बनी हुई है? हाँ, ना टूटने वाले अणुओं से। ऐसा तो है नहीं, अणु अगर टूटने वाला ना होता तो पॉलीथीन टूटती फूटती कैसे है?
ये तो करेक्ट है नहीं। फिर है अकार्बनिक यौगिकों से, तो ऐसा भी नहीं है। जो पॉलीथीन होती है या हाइड्रोकार्बन से बनती है, जो हाईली हाइड्रोकार्बन होते हैं पेट्रोलियम के उत्पाद, वहां से बनती है पॉलीथीन, तो अकार्बनिक, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं। फिर लिखा पॉलीमर है, हाँ पॉलीमर से बनी, किससे बनी, ये पॉलीमर होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं जिसको कहते हैं माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। माइक्रोबीड्स यह बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो चुका है करंट कह सकते हैं स्थिति में। यहाँ पर कारण क्या है कि यह समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। फिर कह रहा ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। फिर कह रहा ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। क्या होती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। और यहाँ पर फोर्थ लिख रहा है कि अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर सही होगा ये जो माइक्रो, इसको कहते हैं माइक्रोबीड्स, जितने हमारे प्रसाधन की सामग्रियां होती हैं, प्रसाधन यानी सोप है, शैम्पू है, क्रीम है, पाउडर है, जितने भी इस प्रकार के सामग्रियां होती हैं उसमें माइक्रोबीड्स का प्रयोग करते हैं। और यह माइक्रोबीड्स घर की नाली के माध्यम से, सीवर के माध्यम से, नदी के माध्यम से कहाँ जाते हैं, सब के सब जाके सागर महासागर में मिलते हैं। और जब माइक्रोबीड्स एक लेवल से अधिक हो जाते हैं तो जो हमारे सी एनिमल है, जो सी किंगडम है एनिमल का, या बैडली इंपैक्ट। और कहीं ना कहीं जो सी फूड है उस सी फूड में इनका भी प्रयोग हो जाता है। तो देखा जाए तो लास्ट में मानव भी इंपैक्ट हो जाता है। इसलिए यह काफी चिंता का विषय है कि जो हमारी प्रसाधन की सामग्रियां हैं उनको थोड़ा रेगुलेशन की आवश्यकता है, उनको रेगुलेट किया जाए, इनमें माइक्रोबीड्स जो मटेरियल इनको मिनिमाइज किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है, किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। ऑप्शन दे रहा है, सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म और प्लास्टिक का थैला। तो क्या प्लास्टिक का थैला अतिशीघ्र विघटित होगा क्या, नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी टूटने वाला कहाँ है। फोटो फिल्म, फोटो की फिल्म किससे बनती है, ये भी तो एक टाइप से प्लास्टिक ही होता है ना, कहाँ नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो क्या इसको जल्दी पिघलेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिख रहा है, अच्छा क्या है, सबसे अधिक समय लगता है, तो सबसे अधिक समय किसमें लगेगा, इसी प्लास्टिक में तो लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि सबसे अधिक समय इसी में लगेगा। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है, भोपाल में यूरेनियम कार्बाइड जो फैक्ट्री थी जिससे गैस रिस गई थी, वह थी किस टाइप की गैस यहाँ से रिसी थी। गैस का रिसाव हो गया था, हम सभी लोग समझते हैं, भोपाल गैस त्रासदी, और उसी के पश्चात उस फैक्ट्री को ही शट डाउन कर दिया गया, उसका मालिक भाग गया, आज तक नहीं, आज तक केस चलता है, किसी टाइप का कोई मुआवजा नहीं मिला। तो वहां पर किस टाइप की गैस लीक की थी, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि वह ट्रेजेडी इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि आज तक उसके लोग भुक्तभोगी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो गैस का रिसाव हुआ था, क्या वह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड थी, क्या वह गैस मीथेन थी, या वह मिथाइल आइसोसाइनेट थी, या सल्फर डाइऑक्साइड थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहां से जो गैस रिसी थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइन। करेक्ट आंसर सी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कूटबद्ध है, और रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। और फर्स्ट लिख रहा है कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। जो रेडियोधर्मी होते हैं, न्यूक्लियर कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं, यह रेडियो एक्टिव मटेरियल पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। क्या है यह स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव होते हैं मटेरियल, यह हमारे कोशिका या हम कहें हमारे आनुवांशिकता में ही चेंज कर देते हैं। साथ में कह रहा सेकंड, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देते हैं। तो क्या ऐसा क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे लिख रहा है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। तो करेक्ट है, रक्त संचार में क्या करता है, यह व्यवधान उत्पन्न करता है, ये भी करेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे लिख रहा है, यह कैंसर पैदा करता है, ये भी करेक्ट है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं यह कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। ऐसे में आंसर हो जाएगा क्या, सी। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय जो ऊर्जा है का उपयोग
जब आप नाभिकीय ऊर्जा का यूज करते हैं तो इसका क्या कारक होगा। लिख रहा है वायु प्रदूषण होती है नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से जल का प्रदूषण होगा, नाभिकीय ऊर्जा से लिख रहा ऊष्मीय प्रदूषण होता है, नाभिकीय ऊर्जा से फिर लिख रहा ध्वनि प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा कुछ लग रहा है, यहाँ पर होगा तो केवल ऊष्मीय प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, ना तो जल का प्रदूषण होता, ना वायु का, किसका होता, केवल ऊष्मीय प्रदूषण यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं, किस लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी वहां पर हीट पैदा करते हैं। और जब एनर्जी जनरेट होती है यानी वहां से ऊष्मा पैदा होती है, उसी ऊष्मा से हम लोग स्ट्रीम बनाते हैं और फिर बिजली बनाते हैं। यहाँ से हीट जो होती है यानी ऊष्मीय प्रदूषण ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है। यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है, ठीक दिखाई तो पड़ रहा होगा ना, हाँ, लिख रहा है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। सेकंड लिख रहा है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैव नियंत्रण। अच्छा, फिर लिख रहा है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का जो निष्कासन किया जाता है, क्योंकि किसी भी टाइप की जो समस्या होती है उसका समाधान एक तो होता है कि हम नेचर के द्वारा ही उसका समाधान ढूंढ लें, एक होता है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से समाधान ढूंढें। जब आर्टिफिशियल तरीके से हम एक समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो एक नई समस्या क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब किसी प्राकृतिक समस्या का समाधान प्राकृतिक ढंग से ही निपटाने का प्रयास करते हैं तो कोई वहां पर साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग जैव उपचार। कि प्रकृति में कोई, मान लेते हैं कोई आपने ऐसा कार्य कर दिया है कि जो समस्या क्रिएट कर रहा है और उसका अब आपको उपचार करना है, समाधान करना है, तो वहां पर जो समाधान आप करें नेचुरल तरीके से ही करें। और नेचुरल तरीके में हम किसका प्रयोग करें, उसी को कहते हैं जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन किया जाए। जैसे आयल जयपर या फीकल जो मटेरियल था ह्यूमन वेस्ट, इसको हम लोग क्या करते थे, उसको कन्वर्ट किया है किसमें, मेथेन में और जल में। तो वहां पर भी हमने एक बैक्टीरिया का यूज किया, किसी केमिकल का नहीं यूज किया। सेम टाइप से जो सागर में जब आयल टैंकर लीक करता है तो उस आयल को हम लोग उसके समाधान के लिए वहां पर आयल जयपर का प्रयोग करते हैं, वहां भी एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो इस टाइप के जो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, यह कहलाता है बायो रेमेडीज। क्या कहलाता है, बायो रेमेडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचार बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन से या कौन सा लाभ है। ऑप्शन है, अगर इसका आप यूज करते हैं बायो रेमेडी का तो कौन से लाभ है। फर्स्ट लिख रहा है कि यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया है, तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर लिख रहा है प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकंड लिख रहा है कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, पूरी तरीके से उपचारित नहीं हो सकता है, क्लियर रखिएगा। पूरी तरह से जो लिख रहा है ना, यह स्टेटमेंट गलत है। सहज और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाँ, उसका कुछ पार्ट हम लोग कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं रिमूव कर सकते। थर्ड लिख रहा है जैव उपचार के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, का उपयोग किया जा सकता है। यह करेक्ट है, क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए उस टाइप का बैक्टीरिया पहले तो डेवलप करना होगा ना, जो उस पर्टिकुलर समस्या का समाधान करना होगा। जैसे हम लोग बायो टॉयलेट में जो प्रयोग करते हैं, वो बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, उसका कल्चरिंग करते हैं ना, उसको पहले उसको डेवलप करते हैं, तब जाकर उसका प्रयोग करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पहला सही हो गया और तीसरा सही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। और हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यही लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, हाल में आयल जयपर समाचारों में था, यह क्या है। तो क्लियर होगा, यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ठीक है,
सेकंड लिख रहा है यह समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लिख रहा है यह आनुवांशिकी इंजीनियरिंग से निर्मुक्त उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है, ऐसा भी नहीं है। फिर यहाँ पे लिख रहा है यह तेल के कुओं में आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाला, ऐसा भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका क्या है, करेक्ट है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस एपिसोड को विराम दे देते हैं और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।